अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। माननीय प्रधानाचार्य जी, प्रिय अतिथिगण एवं समस्त अध्यापकगण, स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान प्रत्येक भारतीय ने किसी न किसी तरह से अपनी भूमिका निभाई। उनमें से अधिकतर लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हमारे प्रिय देश के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। एक सदी से अधिक क्रांति, संघर्ष और खून बहाने के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। परंतु किसी भी देश या संगठन को चलाने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी शक्तिशाली विधान और कानून की आवश्यकता होती है। यही विधान किसी भी राष्ट्र का आधार होता है। भारत को भी ऐसे ही किसी विधान की आवश्यकता थी जिसका संरक्षण उसकी पूरी व्यवस्था को किसी विरोधी गतिविधि से बचाने और हकदार तक उसका हक पहुंचाने में सहयोगी हो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह कार्य आरंभ कर दिया गया और स्वतंत्रता के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। इस विधान और कानून का नाम भारतीय संविधान रखा गया। उसके बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। विश्व के सबसे बड़े गणतांत्रिक राष्ट्र के संविधान के पहले पेज पर जो शब्द लिखे हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और पूरे संविधान का सारांश हैं। वो शब्द ये हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात एक ऐसे गणतांत्रिक राष्ट्र की घोषणा की गई जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, जिसमें ना कोई पदाधिकारी होता है ना कोई पराधीन, जिसमें नागरिकों को बराबरी और न्याय का पूर्ण अधिकार होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच और अपने धर्म के लिए आज़ाद होता है, जिसमें बहुसंख्यक का राज होता है परंतु अल्पसंख्यक पर भी ध्यान दिया जाता है। भारतीय संविधान ने हमें मानवता, निष्पक्षता, समता, समानता और जीवन जीने की नैतिकता प्रदान की। जबकि आज 21वीं सदी में भारत भीड़ में बदल रहा है। उसकी नागरिकता अगर राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक धर्म निरंतर शत्रुओं के पहचान और उन्हें सबक सिखाने की भावना से परिभाषित हो रही है तो स्थानीय स्तर पर वो हम और वे के बीच बट रही है। भावनाओं के इस घटाटोप ने हम भारत के लोग नामक उस प्रत्यय को बहुत छोटा कर दिया है जिसने अपने आप को एक संविधान दिया तथा अफवाहों और हिंसा से दूर सत्य और अहिंसा के मूल्यों से अनुप्राणित होकर कानून का राज स्थापित किया। आज भारत में जो राष्ट्रवाद दिख रहा है वह दूसरों के साथ इसके कथित अभाव पर आधारित है। नफरत करना, मजाक उड़ाना, अपने आप को राष्ट्रवादी प्रमाणित करने के लिए दूसरे भारतीयों का अपमान करना एक ऐसे देश के साथ सबसे बड़ा अपमान है जो विभिन्न धर्मों और भावनाओं वाले लोगों से मिलकर बना है। भारत की राष्ट्रीय परिदृश्य अगर आज़ादी की लड़ाई के झांक कर देखा जाए तो 1857 में होने वाली आज़ादी की पहली लड़ाई
देशभक्ति और उत्साह से परिपूर्ण है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती को तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीतों के बीच हमारे बचपन को गूंथा गया। अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह, मौलाना आज़ाद और सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खां और विनोबा भावे की कहानियाँ और ऐसे ही हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान कथाओं ने हमारे बचपन की स्मृतियों को प्रकाशित किया। आज़ादी के दुखद परिणाम विभाजन के बारे में सोचें तो प्रत्येक जिन्ना और लियाकत अली के सामने हजारों जाकिर हुसैन और सर सैयद अहमद खान को खड़ा पाएंगे। फिर भी संकीर्ण सोच वाले लोग उन देशवासियों से देश के प्रति निष्ठा का प्रमाण मांगते हैं जिन्होंने अपने धर्म और अपने परिवार की जगह भारत को चुना। एक भारतीय की भारतीयता पर सवाल उठाने से बड़ा भारत का अपमान दूसरा कोई नहीं हो सकता। यदि हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाए गए गीतों को सुने, प्रत्येक कही गई कविता को सुने, गुनगुनाई गई धुनों को सुने, प्रकाशित गद्य को पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि उनमें कैसे न्याय, समानता, निष्पक्षता, लोकतंत्र, अधिकार और स्वतंत्रता की बातें कही गई थीं। हर विश्लेषण मानता है कि भारत दुनिया के बड़े बड़े धर्मों और संस्कृतियों का घर होने के नाते सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अति समृद्ध देश है, जहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अनेकानेक प्रकार के खाने खाते हैं, लेकिन उनके स्वभाव एक जैसे होते हैं। चाहे खुशी का अवसर हो या दुख का क्षण, लोग पूरे दिल से उसमें भाग लेते हैं, एक साथ मिलकर खुशी या दर्द का अनुभव करते हैं। सबने एक साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सबने समान रूप से 1947 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का खंडन किया। देशभक्ति की पुष्टि कराने वाले लोग भूल जाते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान और हवलदार अब्दुल हमीद के बलिदान, दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, मंसूर अली खान पटौदी और अजहरुद्दीन जैसे क्रिकेटरों, और हॉकी में असलम शेर खान और जफर इकबाल की जादूगरी और ऐसी ही एक अंतहीन विरासत से हमारा यह घर बना है जिसे भारत कहा जाता है। संविधान के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार, जातिवाद और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए था, परंतु कुपोषण, बीमारी और गरीबी से देश की बड़ी आबादी लाचार है। ऐसी स्थिति में समाज के अंदर धर्म और जाति का भेद पैदा करना और अंधराष्ट्रवाद की भट्टी में युवाओं को झोंकना अत्यधिक हानिकारक है। देश में अनगिनत परिवारों के लिए खुशहाल जीवन एक सपना बना हुआ है। केवल गांवों में नहीं, शहरों में भी एक बड़ा वर्ग न केवल रोजमर्रा की वस्तुएं जुटाने में संघर्ष कर रहा है, बल्कि कर्ज में भी डूबा हुआ है। यह समृद्धि की चमक के पीछे छिपा वो अंधेरा है जो विकास की रफ्तार के दावों की दुखद हकीकत बयान करता है। हमारे देश में गरीब किसान बहुसंख्यक हैं, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अतः उनकी आर्थिक हालत की अनदेखी नहीं की जा सकती। आज़ादी के बाद से किसानों को उपदेश दिया जाता रहा है कि अधिक उत्पादन करें, और विचारणीय है कि आज़ादी के समय गेहूं चावल का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार भी नहीं होता था, परंतु देश के किसानों ने मेहनत करके खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। भारतीय किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। आज स्थिति तो यह है कि कृषि विस्तार सेवाएं करीब करीब न के बराबर हैं। सामाजिक और पारिवारिक हालात पर गौर करें तो देश के हर हिस्से में अमीर गरीब में बड़ा अमानवीय विभाजन नजर आता है, और केवल जीवन शैली ही नहीं बल्कि शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से भी देश का एक बड़ा वर्ग वंचित है। और ये बात हम सबको मालूम है कि हमारे देश में शिक्षा की बदहाली सोचनीय है। यदि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान न दिया गया तो रोजगार कर पाने वाले लोग तैयार नहीं होंगे। इस प्रकार शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास सब आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि यदि शिक्षा विकास के लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है तो शिक्षा कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? चुनावों की हार जीत पर शिक्षा अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाती?
संविधान के लागू होने के बाद इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाना ज़रूरी था, परंतु ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भारतीय संविधान समता, समानता और एकता का प्रचारक है, जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक राष्ट्र बना दिया और एकता की शक्ति से ही देश शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। गणतंत्र इस देश की जड़ों में है, जिसे सांप्रदायिक सोच कमज़ोर नहीं कर सकती। यह देश गांधी, आज़ाद और अंबेडकर का देश रहा है और रहेगा। यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।